Hey guys, so let's talk about section 10 transfer of property act today and what does it say? Conditional restraining alienation कहता है कि आप अगर ट्रांसफर करना चाहते हो किसी प्रॉपर्टी को एलिनेट करना चाहते हो तो उसमें अगर कोई कंडीशंस लगा दे तो फिर क्या होगा? क्या वो कंडीशंस जायज़ है? क्या वो कंडीशंस वैलिड होंगी या वो कंडीशंस वॉइड होंगी? तो ये एक्ट कहता है, सॉरी ये सेक्शन कहता है कि अगर ट्रांसफर हुआ है प्रॉपर्टी का और जिसने प्रॉपर्टी बेची है उसने कंडीशंस लगा दी हैं, और कैसी कंडीशंस? एब्सोल्यूट कंडीशंस। माइंडेड, कैसी कंडीशंस होनी चाहिए? एब्सोल्यूट कंडीशंस। एब्सोल्यूट कंडीशंस का मतलब क्या है कि आपका जो अधिकार है एज अ ओनर वो सारा का सारा जो है चला गया। मतलब असल में तो आपको कोई अधिकार दिया ही नहीं है एज अ ओनर, ठीक है? तो एब्सोल्यूट कंडीशंस अगर लगाए हैं तो वो जो कंडीशन होगी आप उसको इग्नोर कर सकते हो, आप उसको नज़रअंदाज कर सकते हो और वो कंडीशन वॉइड हो जाएगी। वो कंडीशन वॉइड हो जाएगी। मान लीजिए मैं हूँ ट्रांसफरर जो प्रॉपर्टी बेचेगा और किसको माना जाए, ये भाई साहब हैं जिन्होंने मुझसे प्रॉपर्टी ली है। मैंने कंडीशन लगा दी कि देखो जी, ये जो प्रॉपर्टी तुमने मुझसे ली है ये तुम ना प्रॉपर्टी सिर्फ 5,000 रुपये में दोगे मेरी वाइफ को, ठीक है? और प्रॉपर्टी मैंने कितने में बेची है इसे? मान लीजिए 50,000 की प्रॉपर्टी है, मैंने सिर्फ 50,000 रुपये बेची, समझे 50,000 रुपये दिया और मैं इसको कह रहा हूँ कि देखो तुम आगे चल के प्रॉपर्टी सिर्फ मेरी ही वाइफ को या मेरी वाइफ के बच्चों को ही बेच सकते हो और सिर्फ 5,000 में बेचोगे। तो प्रॉपर्टी ये कैसी कंडीशन है? एक कंडीशन उस बेचारे की हालत खराब कर देगी। उस बेचारे का जो ओनर एज अ राइट है सारा चला गया। वो यही डिसाइड नहीं कर सकता किसको बेचूं, वो ये डिसाइड नहीं कर सकता कितने पैसे में बेचूं। तो ये क्या है? एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट है। रिस्ट्रेंट दो तरह के हो सकते हैं, एक हो सकता है एब्सोल्यूट और एक हो सकता है पार्शियल रिस्ट्रेंट। तो सेक्शन 10 में एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट वॉइड है। एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट अगर कोई लगा है प्रॉपर्टी के ट्रांसफर में तो कंडीशन नजरअंदाज कर सकता है इंसान और अपनी प्रॉपर्टी को आगे चल के किसी को भी बेच सकता है। तो अगर पार्शियल रिस्ट्रेंट लगा है वो अलाउड है। पार्शियल रिस्ट्रेंट का मतलब क्या हो गया? फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं कि ये प्रॉपर्टी है साहब, ठीक है, ये प्रॉपर्टी इसको फिर से बेचते हैं। ये कह रहा है मुझे तुम बरी का बकरा बनाओ, तो इसको बेची प्रॉपर्टी। अब मैंने इससे कहा कि देखो जी, इस प्रॉपर्टी के बगल में ना यहाँ मान लो ये मेरा घर है, ठीक है, दिख रहा है मेरा घर तुम्हें छोटा सा, तो ये मेरा घर है। रोड यहाँ कहीं है, रोड पे जाने के लिए मुझे ये रास्ता चाहिए, कृपया करके इस रास्ते को छोड़ देना। तो ये कैसा रिस्ट्रेंट हुआ? पार्शियल रिस्ट्रेंट हुआ, एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट नहीं है। ये कंडीशन कैसी हुई? पार्शियल कंडीशन हुई, ठीक है? तो एब्सोल्यूटली रिस्ट्रेनिंग। अब रिस्ट्रेंट्स कितने तरह के हो सकते हैं रिस्ट्रेंट्स? एक तो यही बोला कि रिस्ट्रेंट कंडीशन किस तरह के हो सकते हैं, पार्शियल या फिर एब्सोल्यूट। उसके बाद और किस तरह के रिस्ट्रेंट हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैसे किस चीज़ पर वो रिस्ट्रेंट लगाया है, किस चीज़ के ऊपर वो रिस्ट्रेंट लगाया है। माने आपने कह दिया कि तुम सिर्फ इसी इंसान को प्रॉपर्टी बेच सकते हो, तो रिस्ट्रेंट विद रिस्पेक्ट टू पीपल, या इसी इंसान की परमिशन से बेच सकते हो या मेरी ही परमिशन से बेच सकते हो तुम आगे चल के प्रॉपर्टी। तो दिस इज रिस्ट्रिक्शन विद रिस्पेक्ट टू पीपल। और क्या रिस्ट्रेंट लगा सकते हो? जैसे रिस्ट्रेंट विद रिस्पेक्ट टू पीपल में और क्या आएगा? आपने रिस्ट्रेंट लगा दी कि सुनो, तुमने ये प्रॉपर्टी, मैं पारसी हूँ, तुमने ये प्रॉपर्टी मुझसे खरीदी है, आगे चल के तुम प्रॉपर्टी सिर्फ पारसी को ही बेचोगे। ये रिस्ट्रेंट पार्शियल है, दिस इज अलाउड। ध्यान रहे, तुमने ये प्रॉपर्टी मेरे से खरीदी है, तुम भी मेरी फैमिली के हो और तुम आगे चल के भी ये प्रॉपर्टी सिर्फ हमारी फैमिली में ही किसी को बेच सकते हो। दिस इज पार्शियल रिस्ट्रेंट, वैलिड है। लेकिन अगर मैं कहूँ, मैं किसी फैमिली का, मान लो मैंने किसी ऐसे अनजान को प्रॉपर्टी बेची और उससे कहा सुनो तुम ये प्रॉपर्टी मेरी ही फैमिली को बेचोगे सिर्फ, तो ये नहीं है भाई। मैं अगर अपनी ही फैमिली में बेचना तो मैं कह सकता हूँ, किसी स्ट्रेंजर से नहीं कह सकता ये चीज़। तो दिस इज व्हाट रिस्ट्रेंट विद रिस्पेक्ट टू पीपल। अगला है रिस्ट्रेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
मैंने कहा देखो तुम ना अगले 5 साल तक ये प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते, अगले 10 साल तक ये प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते, ठीक है। तो दिस इज व्हाट रिस्ट्रेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट है, वॉइड होगी कंडीशन। यहाँ भी एक एक्सेप्शन है, अगर मैं उससे बोल दूं कि देखो ये 5 साल तक तुम प्रॉपर्टी नहीं बेचोगे और 5वें साल के एंड पे मेरे पास ऑप्शन होगा टू रीपरचेज, ये प्रॉपर्टी वापस खरीदने का ऑप्शन होगा, लेकिन तुमने ये प्रॉपर्टी खरीदी है मुझसे 5 लाख में, मैं तुम्हें 5 साल बाद 6 लाख दूंगा, तो खुश होगा ना, 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है ना ऐसे। तो ये कंडीशन एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। यानी ऑप्शन टू रीपरचेज अगर मैं उसे दे रहा हूं और साथ में उसी का फायदा है, तो ये एक एक्सेप्शन की तरह बन जाएगा रिस्ट्रेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम में, ऑप्शन ऑफ रीपरचेज में। लेकिन अगर इसका फायदा नहीं हो रहा है, मैंने बोला देखो 5 साल बाद ही सिर्फ तुम्हें प्रॉपर्टी बेच सकते हो, वो भी मेरी वाइफ को, ठीक है, वो भी कम अमाउंट में या बिना किसी कंसिडरेशन के, तो ये एक रिस्ट्रेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और साथ ही उसको कोई फायदा भी नहीं हो रहा, तो वो भाई एब्सोल्यूट कंडीशन है। फिर अगला रिस्ट्रेंट आ जाएगा रिस्ट्रेंट विद रिस्पेक्ट टू कंसिडरेशन या मनी। अभी जो एग्जांपल दिया कि देखो तुम ये प्रॉपर्टी मेरी वाइफ को बेचोगे सिर्फ 5,000 रुपये में, रिस्ट्रेंट विद रिस्पेक्ट टू मनी। देखो तुम ये प्रॉपर्टी मेरे बच्चों को बेचोगे सिर्फ 2,000 रुपये में, या तुम ये प्रॉपर्टी किसी और को भी बेचते हो अगर, तो कोई कंसिडरेशन नहीं लोगे, कोई अमाउंट नहीं लोगे। दिस इज रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट अमाउंट। और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, तुम ये प्रॉपर्टी बेचोगे सिर्फ मार्केट प्राइस पर, या तुम ये प्रॉपर्टी बेचोगे सिर्फ मार्केट प्राइस से नीचे। अरे नहीं भाई, ओनर है वो जिस प्राइस पे चाहे, वो हाई पे चाहे मार्केट प्राइस से तो बेच सकता है, मार्केट प्राइस से लो पे चाहे तो बेच सकता है, उसकी प्रॉपर्टी उसको सोचने दो। These are again examples of what absolute restraint with respect to what money. अगला जो एग्जाम्पल आता है that is restraint with respect to particular or specific purpose. हमने बोला कि देखो ये प्रॉपर्टी हम तुम्हें दे तो रहे हैं, पर ये प्रॉपर्टी ना तुम सिर्फ कोई कॉलेज खोलने के लिए या सिर्फ कोई मंदिर बनाने के लिए या सिर्फ कोई इंस्टीट्यूट खोलने के लिए ही यूज करोगे, और कुछ मत करना, सोच लो। पर उसने कर ली और किसी काम के लिए यूज, तो भाई ये कैसी रिस्ट्रेंट हुआ, ये कैसा रिस्ट्रेंट हुआ, दिस इज एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट और ये वॉइड होगा। तो हमने 4 टाइप्स के रिस्ट्रेंट की बात की। कौन कौन से 4 टाइप के रिस्ट्रेंट? रिस्ट्रेंट विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, रिस्ट्रेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रिस्ट्रेंट विद रिस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ मनी और कंसिडरेशन, रिस्ट्रेंट विद रिस्पेक्ट टू पर्पस। 4 तरह के रिस्ट्रेंट थे। तो सेक्शन 10 क्या बोलता है कि अगर रिस्ट्रेंट एब्सोल्यूट है तो वो वॉइड होगी कंडीशन, अगर पार्शियल है तो वॉइड नहीं होगी। पता कैसे चलता है कोई रिस्ट्रेंट पार्शियल है या एब्सोल्यूट है? द कोर्ट हैज टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड इंटेंशन ऑफ द ट्रांसफरर। ट्रांसफर माने बेचने वाला, उसकी इंटेंशन क्या थी और कंटेंट्स क्या थे डॉक्यूमेंट के, उसके बेसिस पर कोर्ट डिसाइड करता है वेदर द कंडीशन इज एब्सोल्यूट और पार्शियल। ऑलराइट, आगे हम इसमें जो केस आपको बात करनी है, जो केस आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसमें 2 एक्सेप्शन दिए, सॉरी 2 एक्सेप्शन तो रहेंगे। एक्सेप्शन ये है कि ये सेक्शन 10 वहां नहीं अप्लाई होगा जहां पर लीज पे दी है कोई प्रॉपर्टी, लीज पे दी है कोई ट्रांसफर, लीज पे दिया है यानी रेंट पे दिया है मान लो, ठीक है। अब आपने उसको रेंट पे दे दिया तो कंडीशन लगा सकते हो, रेंट पे देने के लिए कोई कंडीशन लग सकती है, ठीक, प्रॉपर्टी आपकी है। या फिर कहाँ नहीं अप्लाई होगी, या फिर आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है किसी विमेन को, और वो विमेन कैसी है, नॉन हिंदू है या नॉन मोहम्मदन है, नॉन बुद्धिस्ट है, मतलब कोई वुमेन जो क्रिश्चियन है या ज्यू है, उसको आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की एंड उसकी मैरिज के दौरान उसके पास पावर नहीं होगी क्या करने की, आगे चल के ट्रांसफर करने की। अब ये नॉर्मल केसेस में एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट है, पर इस केस में क्या है, एक्सेप्शन है, आप उस पर कंडीशन लगा सकते हो और सेक्शन 10 इस पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो 2 एक्सेप्शन है सेक्शन 10 के, एक अगर लीज पर ट्रांसफर हुआ है, दूसरा एक विमेन को ट्रांसफर हुआ है, तो उसकी मैरिज के दौरान वो ट्रांसफर नहीं कर सकती, मैरिज के बाद तो कर सकती, मैरिज इनकेस वो विडो है तो कर सकती है वो ट्रांसफर, ठीक है। सो दैट वाज ऑल। और हाँ, 2 केसेस जो इसमें है बड़े इंपॉर्टेंट, वो मैं
अगली अपनी वीडियो में डिस्कस करूंगा। द केसेस आई वुड लाइक टू टेल यू टू रीड आर, वन इज ज़ोरोएस्ट्रियन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड वर्सेस डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये केस है 2005 का। और दूसरा जो केस हम इसमें बात करेंगे वो सेक्शन 11 से जुड़ा हुआ है, तो सेक्शन 11 आएगा तब हम बात करेंगे। मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा इस केस पर, आप जाके उसे देख सकते हैं। बाय बाय, होप यू लाइक द वीडियो एंड होप यू अंडरस्टूड व्हाट सेक्शन 10 इज। ये जो भी नॉलेज थी सेक्शन 10 से रिलेटेड, जितनी मैं दे सका 10 मिनट 11 मिनट में मैंने आपको दी।